देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम कैसे पास करें इसके बारे में बहुत से जो विद्वान साथी है उनके विचार आप लोगों ने सुने ही होंगे। और अपने समाज में कुछ मिथ्या अवधारणाएं बहुत प्रचलित होती है, और सही माने तो वो जो अवधारणाएं हैं वो हमें डीमोटिवेट करती है। अगर कोई व्यक्ति सफल हो चुका है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके द्वारा कहा गया प्रत्येक शब्द सच हो। जैसे एक सफल व्यक्ति हमें कह देता है कि अगर गवर्नमेंट एग्जाम में पास होना है, किसी कंपटीशन एग्जाम में पास होना है, तो इसके लिए 12 से 14 घंटे पढ़ना होगा। मैं ये मानता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, और मैं कहता हूं कि ये बिल्कुल असत्य है। ये कोई मानक नहीं है, एक कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि हमें गवर्नमेंट एग्जाम को पास करने के लिए उसको 12 से 14 घंटे प्रतिदिन पढ़ना ही होगा। अगर हम एक निश्चित स्ट्रेटजी के साथ पढ़ते हैं, एक सही और एक अच्छे सिलेबस को पढ़ते हैं, स्टडी मटेरियल को पढ़ते हैं, और सही गाइडेंस अगर हमें मिलती है, मतलब तीन चीज़ें इसके लिए महत्वपूर्ण है। 12 से 14 घंटे पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो अपनी स्ट्रेटजी कैसी है, अपना जो स्टडी मटेरियल है वो कैसा है, और अपने को जो गाइडेंस मिल रही है वो कैसी है। अगर ये तीनों कंटेंट अपने अच्छे हैं तो निश्चित रूप से अगर हम प्रतिदिन 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं तो वो पर्याप्त होगा। इसके अलावा दूसरी जो बात है, पहली बात तो ये लिखी है कि 12 से 14 घंटे पढ़ना आवश्यक नहीं है। ठीक है, 4 से 5 घंटे आप प्रतिदिन पढ़ें, और अच्छा मटेरियल पढ़ें, एक अच्छी रणनीति के साथ पढ़ें, और एक अच्छे गाइड को फॉलो करें। दूसरी बात, हम ये सुनते हैं कि अत्यधिक पढ़ना आवश्यक है। बिल्कुल भी अत्यधिक पढ़ना आवश्यक नहीं है। हम बड़े बड़े ग्रंथ ले आएं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल के, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, और बड़े बड़े ग्रंथ हम पढ़ने बैठ जाएं, कोई अर्थ नहीं है इस चीज़ का। अगर हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो निश्चित रूप से आपका ज्ञान बढ़ जाएगा। ज्ञान तो निश्चित रूप से आपका बढ़ जाएगा, परंतु कंपटीशन में वो अत्यधिक पढ़ा हुआ शायद आपके कोई काम नहीं आएगा। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े, लाइन टू लाइन पढ़े, यही कंपटीशन एग्जाम के लिए आवश्यक है। तीसरी जो बात है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग ये कहते हैं कि कंपटीशन एग्जाम को, किसी भी कंपटीशन एग्जाम को पास करना है तो इसके लिए हमें कम से कम 2 से 3 साल लगातार पढ़ना होगा। ये बात भी बिल्कुल असत्य है। अगर हम कंटिन्यू स्टडी करते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, तो मेरे हिसाब से 6 से 7 महीने की जो पढ़ाई है, 6 से 7 महीने की जो अपनी तपस्या है, वो हमें सफल जरूर बना देगी। इसके अलावा ये तीन जो ऐसी बातें हैं वो एक अपने समाज में, अपने वातावरण में एक मिथ्या अवधारणाएं हैं जो फैली हुई है, और इनसे हमें बचना है, क्योंकि ये बातें हमें डीमोटिवेट करती है। 2 से 3 साल तक किसी एग्जाम के लिए तपस्या करनी हो तो शायद हम घबरा जाते हैं, परंतु अगर हमें ये पता है कि 6 से 7 महीने अगर हम कंटिन्यू पढ़ते हैं तो इससे अपने आने वाला जो जीवन है, अपना जो भविष्य है वो सुरक्षित है, तो हम निश्चित रूप से ही 6 से 7 महीने इसके लिए लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगा। अगर इस बीच आपका कोई भी प्रश्न हो जो मुझसे पूछना हो तो ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, कुछ टिप्स है जो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा मेरे अनुभव के अनुसार। ठीक है, और जो पहली जो टिप है, पहली जो बात मैंने अपने अनुभव से सीखी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस एग्ज़ाम
की तैयारी कर रहे हैं, उसका संपूर्ण सिलेबस उसका संपूर्ण सिलेबस और उसका पैटर्न देखिए, अंधेरे में तीर नहीं चलाना है साथियों। अंधेरे में जो तीर चलाते हैं वो सही टारगेट पर, सही निशाने पर लगे, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो हम जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है, ए टू जेड उसका सिलेबस अपने सामने होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का पैटर्न मतलब एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो है वो कितने मार्क्स का होगा। अगर अपना प्रश्न, कोई प्रश्न गलत होता है तो गलत प्रश्न पर कितने अंक काटे जाएंगे, ये सब बातें जो है वो हमें पता होनी चाहिए। गजानंद जी सर की लाडली ने कहा है, सर ये मेरे साथ हो रहा है कि मैं कितना ही पढ़ूं, पढ़ लूं, सिलेक्शन छोड़कर नजदीक ही नहीं जा पा रही हूं। देखिए लाडली जी, गजानंद जी की लाडली है तो निश्चित रूप से हमारी भी लाडली हो आप बिटिया जी, ठीक है। तो आप कितना भी पढ़ लें और नज़दीक नहीं जा पाते हैं, ठीक है ना। देखिए नज़दीक आप किसके जाना चाहते हैं, मुझे ये पहले पता होना चाहिए कि आप कट ऑफ के नज़दीक जाना चाहते हैं क्या। देखिए अपना जो टारगेट है वो कट ऑफ के नज़दीक जाने का नहीं होना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा अंक लाने हैं, कट ऑफ से बहुत ज़्यादा अंक लाने की जब हम सोचेंगे तब अपना सिलेक्शन होगा। हम नज़दीक जाने की अगर सोचते हैं कि हम कट ऑफ के नज़दीक चले जाएं, हम केवल छलांग लगाकर उसके अंदर घुस जाएं, तो हम शायद पिछड़ जाएंगे। तो लाडली जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जो इरादे हैं वो अच्छे रखें, अपनी सोच अच्छी रखें, पॉजिटिव रहें, डीमोटिवेट किसी भी हालत में नहीं होना है। अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए, निश्चित रूप से ही आप नज़दीक नहीं पहुंचोगे, आप टॉप में आओगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। तो हम बात कर रहे थे कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो, उसका पूरा सिलेबस और पूरा पैटर्न आपको पता होना चाहिए। ये पहली टिप है। इसके बाद दूसरी जो टिप है वो मैं ये बताना चाहूंगा कि क्वालिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है ना। कि अपना जो कंटेंट है, हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। देखिए आजकल मार्केट में अगर हम किसी भी सब्जेक्ट की बुक लेने जाते हैं तो एक सब्जेक्ट पे कम से कम 100 किताबें, 100 पुस्तकें हमें मिल जाएगी। समझ रहे ना मेरी बात। अब उनमें से अच्छी कौन सी है, ठीक है ना, उनमें से अच्छी कौन सी है ये चुनाव करना है। और ये आपको कौन बताएगा, आप किससे गाइडेंस ले रहे हैं। आपका जो गाइड है, आपका जो ट्यूटर है वो ये बताएगा कि आप कौन से कंटेंट को पढ़ें। तो क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी कोई मैटर नहीं करती है। तो क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अपना जो स्टडी मटेरियल है वो एक अच्छी क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। तीसरी जो बात है वो मैं करना चाहूंगा टाइम टेबल की। टाइम टेबल हम बचपन से बनाते आ रहे हैं, मैं शायद चौथी पांचवी क्लास में था तब से मैं टाइम टेबल बनाता रहा हूं और वो कभी सफल हुए ही नहीं। सच बताऊं वो टाइम टेबल कभी सफल नहीं हुए। ठीक है, रौनक खटाना जी ने क्या लिखा है मैं समझ नहीं पाया हूँ।
सतपाल जी भी निश्चित रूप से क्लास देख रहे होंगे। ठीक है, हम बात करते हैं टाइम टेबल की। तो एक छोटा सा प्रश्न है आप सभी से कि आप में से किस किस ने टाइम टेबल बनाया है, वो बता दीजिए बस। ठीक है, देखिए टाइम टेबल जो है ना, एक समय सारणी। हम कोई भी काम करते हैं ना, उसकी एक निश्चित समय सारणी है। हम सुबह उठते हैं, तो उठकर हम अब फ्रेश होते हैं, नहाते हैं, फिर पूजा करते हैं, तो सब चीज़ों का एक निश्चित टाइम है। तो अपने पढ़ने का भी कोई ना कोई एक टाइम टेबल होना चाहिए। पर टाइम टेबल, बिल्कुल जोधपुरी भाई साहब ने कहा कि टाइम टेबल जो है वो 4 दिन से ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि हम टाइम टेबल बनाते कहाँ हैं एक्चुअल में, किसको कहते हैं हम टाइम टेबल बनाना। ठीक है, एक पैटर्न मैं लिख रहा हूँ टाइम टेबल बनाने का कि साइंस 6 AM टू 7 AM, मैथ्स, ठीक है, केवल ये पैटर्न है, जरूरी नहीं है कि आप सभी इन सब्जेक्ट को पढ़ते हो, 7 AM टू 9 AM एंड सो ऑन। इस प्रकार से सुबह से लेकर शाम तक का हमने टाइम टेबल बना दिया। तो सभी के टाइम टेबल बनाने का तरीका जो है वो यही है क्या? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए कि सभी ने जो टाइम टेबल बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है क्या? पीएम की बेटी, सर पढ़ा हुआ ज्यादा देर याद नहीं रहता, इसकी हम चर्चा जरूर करेंगे। पीएम की बेटी, आप के प्रश्न का मैं अभी जवाब दूंगा जरूर। रीट का दीवाना, ताल छापर अभ्यारण्य से प्रणाम, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम जी। ठीक है, 9th तक का मतलब सब्जेक्ट और हो सकते हैं दूसरे, रीट के समय कुछ और हो जाएंगे, सेकंड ग्रेड के समय कुछ और सब्जेक्ट हो जाएंगे, पर तरीका सबका यही होगा शायद। ठीक है ना, पर ये जो टाइम टेबल है ना, ये एकदम गलत है। ठीक है ना, कभी भी इस प्रकार से टाइम टेबल नहीं बनाइए। ठीक है ना, कि मुझे साइंस 1 घंटे पढ़नी है, ऐसा टाइम टेबल कभी नहीं बनाइए। देखिए, जैसे हमने साइंस को 1 घंटा टाइम दिया है सुबह 6 से 7 बजे तक, तो 6 से जब 7 बजेंगे और मान लिया हम साइंस में कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे हम एक जनरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, विद्युत जनित्र के बारे में पढ़ रहे हैं, और जब 7 बजे तो वो जनित्र आधा ही पूरा हुआ है, अपना पूरा हुआ नहीं है, मतलब वो टॉपिक पूरा नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मेरी बात समझ रहे हैं ना आप सभी कि 6 से 7 बजे तक मुझे साइंस पढ़नी है, पर जब 7 बजे उस समय मेरा जो टॉपिक है वो बीच में रह गया, तो मैं अब क्या करूँगा? अगर मैं उसको कंटिन्यू रखता हूँ तो मैं इस मैथ्स के साथ अन्याय कर दूंगा, और अगर मैं उसको पूरा नहीं करता हूँ तो फिर नेक्स्ट डे मुझे फिर से उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से टाइम टेबल कभी नहीं बनाना है हमें। हमें टाइम टेबल बनाना है, पर एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है कि हमें ये निश्चित करना है, ये डिसाइड करना है कि इस टॉपिक को मुझे 2 घंटे में पूरा करना है। आप टाइम टेबल जरूर बनाएं, पर टॉपिक के हिसाब से ही। जोधपुरी भाई साहब ने जो लिखा है कि टॉपिक को सेलेक्ट कीजिए, उसके लिए एक समय को निर्धारित कीजिए, इस प्रकार का टाइम टेबल आप बनाइए। तो हम जब भी टाइम टेबल बनाएंगे, इस प्रकार से टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। एक निश्चित टॉपिक को एक निश्चित समय देंगे, हम किसी सब्जेक्ट विशेष को 1 घंटा 2 घंटा देकर अपना टाइम टेबल नहीं बनाएंगे। चौथी जो बात है, दूसरों को फॉलो न करें कभी। दूसरों को फॉलो नहीं करना है बिल्कुल भी। क्या अर्थ है जी इसका? इसके बारे में बात करते हैं हम। देखिए, कुछ स्टूडेंट जो है, कुछ साथी जो है, सुबह जल्दी उठकर पढ़ना पसंद करते होंगे। ठीक है, और हमें किसी साथी ने बताया कि जी मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा याद होता है। तो अपने मन में निश्चित रूप से ये होगा कि ये जब 4 बजे उठकर पढ़ते हैं, इनको अच्छा याद होता है, तो क्यों न मैं भी सुबह 4 बजे उठकर ही पढ़ूं। पर ऐसा अगर हम फॉलो करने लगेंगे, वो तो फिर भेड़ चाल हो जाएगी। हमें भेड़ चाल में हिस्सा नहीं लेना है, हमें अपने हिसाब से पढ़ना है। जब हम कंफर्ट हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही पढ़ना है। कंफर्ट जोन का ये नहीं है कि मतलब कि हम आराम से हैं, लेटे लेटे हैं,
सोकर पढ़ रहे हैं। कंफर्ट जोन का मतलब ये है कि हम जब भी पढ़े अपने हिसाब से पढ़े, जब भी पढ़े अपने हिसाब से पढ़े, उसी समय को फॉलो करें। अगर हम सुबह उठकर पढ़ना पसंद करते हैं, हमें अच्छा याद होता है तो उस समय पढ़ें। दोपहर को अगर अच्छा याद कर पाते हैं, कंसंट्रेट ज़्यादा कर पाते हैं तो दोपहर में पढ़िए। और अगर हम रात को कंफर्ट महसूस करते हैं पढ़ना तो निश्चित रूप से रात को ही पढ़िए। ठीक है, इससे हमें बहुत कुछ फायदा होगा। फॉलो करने से हम बचेंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट जो हम बात करना चाहते हैं कि जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, जब आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज आजकल बहुत सारे जो चैनल हैं, बहुत सारी जो एकेडमी है, इंस्टीट्यूट है, वो अपनी अपनी टेस्ट सीरीज चलाते हैं। आप जिस पर विश्वास करते हैं, चाहे वो उड़ान एकेडमी हो, ठीक है, या फिर कोई दूसरी एकेडमी हो, आप जिस पर विश्वास करते हैं उसकी टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। देखिए, अपना सिलेबस पूरा हो चुका है और सिलेबस पूरा होने के बाद जब हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो हमें खुद के आकलन का एक मौका मिलता है। सबसे बड़ी बात, हमें टाइम मैनेजमेंट करने का मौका मिलता है। जैसे अभी ईओ एंड आरओ का एग्जाम होने वाला है 14 मई को, ठीक है, जिसमें 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। पार्ट ए में 80 और पार्ट बी में 40 क्वेश्चन, और उसके लिए समय मिलेंगे 2 घंटे, यानी कि हमें 120 मिनट के अंदर 120 प्रश्नों को हल करना है। तो अगर हम किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके रखते हैं तो हम एक टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन कर पाएंगे और 120 मिनट में 120 प्रश्नों को हल करने की एक हैबिट बना पाएंगे। खुद का आकलन कर पाएंगे कि हम कितने तुक्के मारते हैं। तुक्कों से बचना है, ठीक है ना, तुक्कों से बचना है, क्योंकि जब हमें प्रश्न नहीं आता है तो हम अक्कड़ बक्कड़ खेल कर और एक तुक्का मारते हैं। इस प्रकार के तुक्कों से बचने की जो स्ट्रेटजी है वो टेस्ट सीरीज से ही अपनी सफल हो सकती है। ये विजय जोधपुर सर ने पूछा है कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, और दूसरा अभी पुलिस में है सर, तो एएस की तैयारी कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। तो सर आप तो तैयारी कर ही रहे हैं एएस की, तो फिर समय तो आपको निश्चित रूप से मिल ही रहा है। आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए सर। आर 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 दिखा नहीं था सर, थोड़ी आरएएस की तैयारी कर रहे हैं सर। तो तैयारी तो आप कर ही रहे हैं सर, तो उस समय प्रबंधन की बात है, टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कर लीजिए। बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, आप जल्द ही आरएएस बने। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए, पर सिलेबस पूरा होने के बाद ज्वाइन कीजिए। इससे टाइम प्रबंधन, समय का प्रबंधन होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, और तुक्का मारने की जो हैबिट है उससे बचेंगे। और हम किसी एक टेस्ट सीरीज में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके बीच कहाँ पर अपनी स्टैंडिंग आ रही है, अपनी मेरिट क्या आ रही है, उसका भी हम आकलन कर पाएंगे। अब जैसे किसी टेस्ट सीरीज में 1000 कैंडिडेट है सपोज, ठीक है, और 1000 कैंडिडेट में से अपनी जो रैंक है वो 500 से नीचे आ रही है, तो हमें इससे ये पता लग जाएगा कि हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, हमने जो प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं उन प्रश्नों की संख्या का भी हम इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आरएएस जैसे डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होते हैं उनके बारे में है, कि एग्जाम में हमें वही बताना है जो पूछा गया है। एग्जाम में केवल उतना ही लिखना है केवल उतना ही लिखें जो पूछा गया है। अनावश्यक कुछ नहीं लिखना है। जितना पूछा जाए केवल उसी का ही जवाब देना है। एक चीज़ साथियों हमेशा याद रखिए कि एग्ज़ाम जो है वो कोई डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ठीक है, क्यों एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट कहाँ है यार?
हम बचपन से एग्जाम देते आ रहे हैं, ठीक है, एकेडमिक में हमने बहुत एग्जाम दिए हैं, हमने उस प्रेशर को झेला है। तो वो एग्जाम जब डिफिकल्ट नहीं था तो ये कंपटीशन एग्जाम भी डिफिकल्ट नहीं है। कहाँ कमी है? अपनी जो तैयारी है। मैं कहता हूं कि तैयारी जो है वो मजबूती से कीजिए। बस एक मजबूती से जब हम तैयारी करेंगे तो कोई भी जो एग्जाम है वो डिफिकल्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं, वो एक जोधपुर भाई साहब ने प्रश्न पूछा था शायद कि याद नहीं रहता है, उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, हम ये सोचते हैं कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की जब तैयारी कर रहे हैं तो उसका 100% सिलेबस पूरा करें, बस अपना ये टारगेट होता है। मेरा ये मानना है कि किसी भी कंपटीशन की जब आप तैयारी कर रहे हो तो 100% सिलेबस को पूरा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसकी मेरिट 100% गई हो। मेरिट जाती है 60 और 70, 50 से 70 के बीच में जो अधिकतर एग्जाम है उनकी मेरिट जाती है। तो हमने 70% अगर पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो निश्चित रूप से अपना सिलेक्शन होगा। हम क्या करते हैं, 100% सिलेबस को पूरा करने के चक्कर में रिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। और जब तक हम चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ें याद नहीं रहेगी। देखिए, भूलना तो एक स्वाभाविक नेचुरल प्रक्रिया है। हम आज अगर पढ़ते हैं तो नेक्स्ट डे हम 84% भूल जाएंगे। ऐसा साइंस मानती है कि आज का पढ़ा हुआ कल 84% हम भूल चुके हैं। केवल अपने दिमाग में 16% कंटेंट ही रहता है। जिन स्टूडेंट का, जिन साथियों का IQ बहुत अच्छा है, वो 20-25% चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये तो नेचुरल है, भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उससे बचना है तो उसका केवल और केवल एक ही तरीका है कि बार बार चीज़ों को दोहराएं। बार बार चीज़ों को जब रिवाइज करेंगे तो जैसे कंप्यूटर में मेमोरी होती है, कंप्यूटर में रैम और रोम दो मेमोरी होती है। हालांकि मैं कंप्यूटर का बहुत अच्छा ज्ञाता नहीं हूँ, फिर भी मुझे ये पता है कि उसमें दो मेमोरी होती है, रैम और रोम। उनमें से एक अस्थायी मेमोरी है और एक स्थायी, दो मेमोरी होती है, एक अस्थायी और एक स्थायी। इसी प्रकार अपने दिमाग में भी फोल्डर बने हैं, अस्थायी मेमोरी के और स्थायी मेमोरी के, ठीक है। अब जैसे एक छोटा सा आसान सा प्रश्न पूछता हूं मैं, सभी साथी इसका जवाब देंगे, ठीक है। मेरा प्रश्न ये है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों जरूर जवाब दीजिएगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। दे दीजिए, मतलब 30 सेकंड का समय है सभी के पास। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? साधारण सा प्रश्न है मेरा, ठीक है। 30 सेकंड के समय में जवाब दे दीजिए सभी। प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। विमला जी का जवाब आया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डाबी, हिमांशु का भी यही जवाब है, बिल्कुल पंडित जवाहरलाल नेहरू सही कहा है। सभी ने, सभी जानते होंगे इस चीज को, ठीक है। अब एक और प्रश्न है, 30 सेकंड इसके लिए हैं। भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? दे दीजिए इसका भी जवाब जल्दी से। नेहरू जी, 5वें की बात कर रहा हूं अब मैं। पहले प्रधानमंत्री का जो जवाब है सभी ने सही लिखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। अब मेरा प्रश्न है, 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? साथियों बहुत कम, आप में से बहुत कम को ही ये पता होगा कि 5वें प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। और आप सभी विद्वान हो, सभी गजानन जी के स्टूडेंट हो, मनोज जी के स्टूडेंट हो, निश्चित रूप से ही आपको ये प्रश्न आना चाहिए था, पर अभी तक एक भी जवाब नहीं आया है। और पहले प्रधानमंत्री के बारे में जब मैंने पूछा तो दनादन दनादन सबके सही जवाब आए थे। अब देखिए, पहले प्रधानमंत्री जो सबसे पहले बने थे, मतलब बहुत पुरानी बात है। 5वें प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं, 5वें प्रधानमंत्री विजय भार्गव जी, जाकिर हुसैन नहीं थे, ठीक है। 5वें प्रधानमंत्री तो अपने नजदीक ही है, हमसे थोड़े समय पहले बने थे वो। हमें बहुत पुरानी बात तो याद है और जो बात ज्यादा पुरानी नहीं है वो हमें याद नहीं है। देखिए,
जब हम पहली क्लास में हुए तो गुरुजी ने बताया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर दूसरी क्लास में भी हमें यही बताया। फिर तीसरी क्लास में, चौथी क्लास में अपने सराउंडिंग जो अपने आसपास जो लोग हैं उन्होंने भी हमें ये बताया कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब बार बार रिवाइज हुई वो चीज, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हुई, तो वो अपने दिमाग के स्थायी फोल्डर में चली गई, वो फिट हो गई। अब हमें कितना भी हिला दो, नींद में भी अगर हमें पूछ लिया जाए तो भी हम इसका सही जवाब दे देंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। परंतु पांचवें प्रधानमंत्री के बारे में हमने एक दो बार सुना होगा और कभी पढ़ा है तो उसको लाइटली पढ़ा है, क्योंकि पांचवें प्रधानमंत्री का प्रश्न शायद एग्जाम में इतना रैपिडली नहीं पूछा जाता है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम चीजों को बार बार दोहराएंगे तो वो चीजें, वो कंटेंट अपने दिमाग की स्थायी मेमोरी में चला जाएगा। और अगर हम चीजों को सुपरफिशियल रूप से पढ़ेंगे, ऊपरी स्तर पर पढ़ेंगे, तो वो बातें हम समय के साथ धीरे धीरे भूलते जाएंगे। तो सिलेबस को पूरा करें ऐसा आवश्यक नहीं है, सिलेबस को बार बार रिवाइज करें साथियों, तभी चीजें लंबे समय तक हमें याद रहेगी। अब मैं कुछ शब्दों के साथ जो किसी एक कवि ने कहे, कवि का नाम तो मुझे नहीं पता है, पर उन कवि महोदय के कुछ शब्द हैं, उनके साथ अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। किसी कवि ने कहा कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार ला जमीन पर। ये गम के 4 दिन, ये सितम के 4 दिन, ये बेरोजगारी के 4 दिन, ये भी कट जाएंगे, ये भी गुजर जाएंगे, जहां गुजर गए 1000 दिन। सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम, शुभ रात्रि, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। शुरुआत से देख रहा था और लास्ट में हमने तो आज तक एक ही लाइन यही सुनी थी सर कि तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। सर हमारे लिए तो यही रहता है हमेशा से। और आज जैसा सर ने आपको बताया, और शुरुआत से सभी साथी सर जुड़े हुए थे, और शुरुआत से जब तक लास्ट तक 60 विद्यार्थी अपने को देखते रहे, लेकिन वो जुड़े रहे अंत तक। लेकिन मैं एक चीज में कन्फर्म कहूंगा कि हमें जो आप सोचते हो कि गुरुजी के थे, कई बार पढ़ा रहे हो, जोश में पढ़ा दे और भी बता दे, और कई बार थे सोचो भी हो, तो बात चीज की होगा आप बड़ा आदर्श बहु सीखने मिले, और बाई चीज मान्य सीखने मिलने आ रही है। जब भी गुरुजी मार करना हुआ है, एनी टाइम सुबह या शाम, वैसे स्कूल के अंदर तो सेवाएं तो आपको पता ही है, जब टैग लगा हुआ आपने देख ही लिया हो तो बताने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर भी शाम को या सुबह जैसे ही टाइम मिलता है तो हमें मोटिवेशन करने के लिए आते हैं कि आप लगे रहो, मेहनत करते रहो, और हम आपके सभी के साथ हैं। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आज पहली बार अपने इस परिवार के माध्यम से सर आपके साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले तो मैं सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। और जैसा सर ने बताया, मेरे हिसाब से आप अपने जीवन में उन बातों को आप जरूर उतारोगे। बड़े ही बेहद और शानदार तरीके से आपको हर एक चीज़ बताइए। अगर आपने कमेंट बॉक्स की ओर ध्यान नहीं देकर अगर आपने सही रूप से सुना हो तो, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि आज 15 मिनट जरूर सुनना, आपको पता चलेगा। तो सभी का बहुत बहुत। चरण सिंह जी बता रहे हैं गुरुजी आज तो क्या बता रहे हैं, तो वो पर्सन पूछे तो बता रहे हैं हाँ जी जी। तो चलो सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, और सर का भी बहुत बहुत आभार। फिर से अपने कल आगाज रहेगा। और हाँ, शिक्षक भर्ती के अंदर सर वो विशेष बात वो बाकी रहेगी, जब तक थे नहीं बता के जाओगे शिक्षक भर्ती के अंदर कौन पढ़ासी, फिर भी जब तक वो अभी गजानंद सर ने बताया होगा कि जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें मैं तो पढ़ाऊंगा ही, ये पता है, जो सब्जेक्ट मैं जानता हूँ वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा मेरे कुछ साथी हैं, गजानंद सर के भी साथी हैं जो फर्स्ट ग्रेड में और कॉलेज में लगे हुए हैं, उन सभी को यहाँ पर आपके सामने बुलाया जाएगा आपको पढ़ाने के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बस आई बात सुननी गुरुजी बाकी मैं खींच दूँ चलो ठीक है जी। सभी साथियों का बहुत बहुत आभार मंच के माध्यम से जुड़ने के लिए। एक बार पुनः सर का बहुत बहुत आभार।